नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। हम आज एसएससी जीडी के पेपर 2 की एनालिसिस करने वाले हैं। ये पेपर है कौन सी डेट का? ये पेपर है 11 तारीख, कौन सा महीना? फरवरी 2019 का। और कौन सी शिफ्ट है ये है शिफ्ट 3। ठीक है, कौन सी शिफ्ट है ये शिफ्ट 3 का पेपर है। हम क्या करेंगे आज? मैथ का पेपर शिफ्ट 3 का 11 फरवरी 2019 का एसएससी जीडी का सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने एनालिसिस को चालू करते हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है? सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है? टाइम एंड वर्क का। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? ये है टाइम एंड वर्क का। आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पीडीएफ है, टाइपिंग नहीं है। तो हम प्रश्न को बोल देंगे, आप उनको समझ लीजिएगा। चलिए, इसमें प्रश्न दिया हुआ है रवि, मनीष तथा नवीन एक कार्य को 30, 15 तथा 10 दिन में पूरा करते हैं। रवि, मनीष और नवीन 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? रवि है और कौन है? मनीष है तथा नवीन है। दोनों मिलकर 30, 15 तथा 10 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। सबसे पहले तो हमें दोनों के एक एक दिन कार्य करने की अवधि निकाल लेनी होगी, या कह सकते हैं तीनों की क्या है इफिशियंसी हमको निकालनी पड़ेगी। तीनों की इफिशियंसी हम निकालते हैं। सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेते हैं। क्या होगा? यहाँ पर एलसीएम आएगा 30। अब इन तीनों की इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी क्या हो जाएगी? यहाँ पर रवि की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, मनीष की इफिशियंसी 2 और नवीन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? यहाँ पर 3। अब देखिए, यहाँ से हमें तीनों की इफिशियंसी प्राप्त हो गई। अब हमसे अगर यह पूछा होता कि ये कुल काम कितने दिनों में करेंगे तो हम उसको आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या गया है? यहाँ पर कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन है कि रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है। उसके बाद दिया गया है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। यानी जैसे मान लीजिए कि कार्य यहाँ से चालू होता है और यहाँ से यहाँ तक चला कार्य। अब टोटल कार्य यहाँ तक होना था खत्म, लेकिन यहाँ से तीनों कार्य करना चालू करते हैं। यहाँ पर आकर रवि कार्य छोड़ देता है। यानी यहाँ तक कौन कार्य किया? यहाँ तक तीनों व्यक्ति साथ कार्य किए। अब यह इसी के 3 दिन बाद और यहाँ पर 2 दिन बाद और इसी के जस्ट 3 दिन बाद मनीष भी कार्य छोड़ देता है। यानी 2 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया। अब लास्ट में एक अकेला व्यक्ति कौन है? बचा नवीन। नवीन ही क्या करेगा? सारे कार्य को समाप्त करेगा। यानी ये जो बचा हुआ कार्य है इसको कौन करेगा? नवीन करेगा। तो यहाँ से हमें 2 चीजें सबसे पहले निकालनी है कि शुरुआत के 2 दिनों का कार्य क्या है। चलिए निकालते हैं। शुरुआत के कह सकते हैं 2 दिन का कार्य कौन करेगा? शुरुआत के 2 दिन का कार्य तीनों मिलकर करेंगे। अब तीनों की एफिशिएंसी 3, 2, 5, 1, 6 जोड़ लीजिएगा। 3, 2, 5 और 1, 6 की एफिशिएंसी से 2 दिन लगातार कार्य होगा। कितना कार्य हो जाएगा? टोटल कार्य हो जाएगा 12 यूनिट। सॉरी 2 है। 6 की एफिशिएंसी से 2 दिन कार्य होगा। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? टोटल कार्य हो जाएगा 12 यूनिट का। अब इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति रवि चला गया। अब बचा कौन? अब बचे हैं खाली 2 व्यक्ति। कौन कौन? मनीष और नवीन। अब इसमें मनीष भी क्या करेगा? 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाएगा। अब यानी इसके बाद से जो कार्य होना है वो सिर्फ 2 व्यक्ति करेंगे। कौन कौन? इसको गायब कर दीजिए। 3 और 2 यानी 5 की इफिशियंसी से अब 3 दिन और कार्य होना है। 5 की इफिशियंसी से 3 दिन और कार्य, यानी 3 दिन बाद का कार्य निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा? 5 की इफिशियंसी से 3 दिन बाद का कार्य क्या हो जाएगा? 15, यानी 15 यूनिट टोटल कार्य। अब यहाँ से फिर एक बार समझिएगा, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। चलिए यहाँ पे फिर समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझाने में, तो आप बने रहिएगा बराबर। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ से हम 2 दिन का कार्य निकाले 12 यूनिट, यहाँ से 3 दिन का कार्य 15 यूनिट। टोटल कार्य कितना था? 30 यूनिट। अब ऐसे सवालों को आप प्रायः हल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 का मान हमको पता चल गया, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 30 में से दोनों को जोड़कर घटा देंगे। 15, 12, 27, 30 में से घटेगा। यानी अभी कितना बचा है? 3 यूनिट कार्य बचा है। लेकिन करने वाला कौन बचा है? सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति। कौन है? नवीन। नवीन की इफिशियंसी 3 यूनिट और कार्य भी कितना बचा? 3 यूनिट। यानी 3 के कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 3 की इफिशियंसी से 1 दिन में। ठीक है, तो कार्य समाप्त होगा। कार्य समाप्त होगा कितने दिनों में? 3 की इफिशियंसी से 3 दिन। 3 कार्य को करना है, कितने दिन लगेंगे? 1 दिन। जैसा कि आप देखेंगे कि उत्तर भी कितना आया है? 1 दिन। ठीक है, ये हमारा उत्तर है कितना? 1 दिन। चलिए आगे चलते हैं।
आगे की सवाल है, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसको भी। क्या क्या दिया हुआ है कंडीशन, इसमें दिया हुआ है वर्ग का परिमाप और क्या कहा गया है, वृत्त का परिमाप। वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप दोनों बराबर है, याद रखिएगा। वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप दोनों बराबर है। और इसमें हमको कंडीशन क्या दी गई, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप वृत्त के क्षेत्रफल से इसकी भुजा निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। भुजा निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, 2464 के बराबर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2064। जैसा कि हम जानते हैं पाई का मान क्या होता है, 22/7। इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, 7/22 कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, आएगा 22 एकम 22, 112 और 112 आएगा। अब क्या हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं 7 का, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8, 784। आर स्क्वायर बराबर कितना, 784। अब आपने अगर वर्गमूल पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें करने में दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से, भागफल विधि से क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल ये है 28 का, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आएगी 28। चलिए हमें आर की वैल्यू मिल गई। अभी मामला सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमें क्या निकालना है, वृत्त का परिमाप, क्योंकि ये किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो यहीं से डायरेक्ट हम रख देते हैं, क्या वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a। चलिए बराबर किसके हो जाएगा, 2 पाई आर के। कंडीशन रख दी, वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, 2 पाई आर के 4a। चलिए अब 4a की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 गुणे 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 28। 4a बराबर क्या हो जाएगा, 4a बराबर हो जाएगा 7 चौक 28। अब यहाँ से हम 4 से 4 को भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल हो गया। यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 22 दूना 44। अभी मैं अपने सामने हुआ है, हमसे क्या पूछा था, प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी 44 का वर्ग, वर्ग का एरिया अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, 44 का वर्ग क्या कितना आएगा, 1936 आएगा, ठीक है, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि आया हुआ है यहाँ पर आंसर में 1936, ठीक है। तो आप सवालों को पढ़िए, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए कि सवाल में हमसे पूछा क्या गया है। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, सवाल को आधी करके ही उसका आंसर खोजने लगते हैं और वहीं पर हमसे गलती हो जाती है और हम परेशान होते हैं, हमारा समय भी व्यर्थ होता है, हमारा उत्तर भी नहीं मिलता, दोनों चीज़ें। तो पहले आप सवाल को पूरे गंभीरता से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगली सवाल क्या है, 6 संख्याओं का औसत n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 है, ठीक है। इनका औसत ये है, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है तो औसत क्या होगा। इसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी, आप देख लीजिएगा कि औसत क्या होता है। औसत का मतलब होता है सारी चीज़ें सारी समान है, यानी अगर 5 चीज़ें या 10 चीज़ें, कोई भी जितनी चीज़ें दी गई हैं, जितनी वस्तुएं, सब में उसकी मात्रा क्या है, समान होनी चाहिए। यानी अगर सब इसमें क्या दिया हुआ है, 5 वस्तुएं हैं, 5 का औसत क्या है, ए है, यानी सब में ए होगा, मात्रा क्या है, ए होगी। अब हम सब में से अगर समान चीज़ें निकालें, ठीक है, प्रत्येक संख्या में से अगर हम 5-5 निकालते हैं तो औसत भी कितना कम होगा, 5 ही कम होगा। इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। यानी वैल्यू क्या आएगी, a-5। 2 संख्याओं का लस दिया हुआ है, मस 60 व 4 है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है, 60 तथा मस कितना है, 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है मस और क्या दिया हुआ है, मस 4 है और लस दिया हुआ है, क्या लस दिया हुआ है 60। अब इन दोनों का योग भी हमको दिया हुआ है, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 32। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, हमको निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर। बात पे ध्यान दीजिएगा, निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर। अब देखिए सबसे पहली चीज, x + y की वैल्यू 32 हमको मिल गई है, ये हम फिर से लिख लेते हैं, क्या है, x + y की वैल्यू 32 मिल गई है। उसके बाद मस और लस हमने पढ़ा है, क्या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, मस गुणे लस के। जो संख्याएं होती हैं, क्या संख्याओं का
गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, म स यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ के, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, यानी 60 गुणे 4 की वैल्यू क्या आएगी 240। यह किसके बराबर आएगी, x और y के गुणनफल के बराबर। ये हमेशा याद रखिएगा, संख्या यहाँ पर क्या है x और y है, यानी x y की वैल्यू 240 है। अब देखिए दो समीकरण हमको मिल गए, क्या x प्लस वाई की वैल्यू 32 और x गुणे y की वैल्यू 240। अब यहाँ से हमको क्या करना है, खोजना है हमको दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 240 आए और जोड़ने पर 32 आए। चलिए क्या हो जाएगी 12 और 20, ठीक है। दो संख्याएं क्या होंगी, एक होगी 12 और दूसरी होगी 20, यानी 12 का अगर हम गुणा करेंगे 20 में 240 आएगा और वही जोड़ देते हैं तो कितना जाता है 32। अब हमसे पूछा क्या गया है दोनों का अंतर, तो इसमें से तो उसको घटा नहीं पाएंगे क्योंकि वैल्यू माइनस में आ जाएगी। बड़ी संख्या ये है 20, 20 में से 12 को अगर हम घटाएं, 20 में से 12 को अगर हम घटाएं तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। आगे पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से घर वापस आता है। इसकी औसत चाल निकालनी है। आपके पास फार्मूला पहले से गिवन है, इसमें फार्मूला क्या यूज होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, यहाँ से आप निकाल लेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, या तो आप पहले ही इसको बदल लें मीटर प्रति सेकंड में, या जो भी वैल्यू आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में आए उसको किस में बदल लें मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ये सवाल सिंपल है, आप लगा सकते हैं। अब देखिए ये जो लास्टवी सवाल है 56 नंबर, इसमें दिया हुआ है यदि मनोज रुपये 486 में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियों को बेचना पड़ेगा। ये थोड़ी सी कह सकते हैं क्रिटिकल है। 400 क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल खाली इस कंडीशन में है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा, यही इसको क्रिटिकल बना रहा है। चलिए 486 रुपये में 324 टॉफी खरीदेगा और 50% लाभ कमाना है उसको। याद रखिएगा 50% लाभ कमाने के लिए पूछा है कि 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचेगा। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ, हमसे पूछा है कि 486 रुपये है उसके पास और टॉफियाँ कितनी है 324 टॉफी। लिख लेते हैं। अब इससे हम निकाल सकते हैं क्या एक टॉफी का मूल्य। ठीक है, 324 टॉफी लिख लेते हैं बराबर 486 रुपये, यानी एक टॉफ़ी की अगर हम बात करें किसकी, एक टॉफ़ी की, तो ये कितना हो जाएगा 486 बटे 324। तो इसको अगर हम काटते हैं तो वैल्यू लगभग आती है 1.5। ठीक है, कितनी आएगी 1.5। अब इसकी अगर हम बात करें दूसरे हाथ पर तो क्या हो जाएगा, हमें एक टॉफी की वैल्यू मिल गई। अब उसमें कंडीशन क्या दी थी, प्रॉफिट कितना कमाना था। प्रॉफिट की अगर हम बात करें या लाभ की बात करें तो कमाना था 50% उसको। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर ले, इसका 50% निकाल लें, यानी लाभ कितना होगा, हमको लाभ निकाल लेते हैं, प्रॉफिट खोज लेते हैं कितना हो रहा है एक टॉफी पे हमको प्रॉफिट होगा कितना 1.5 गुणे क्या कर लेंगे 150 बटे 100। यही ऐसे ही निकालते हैं, हमने सीधे निकाल लिया। हमने 1.5 का 50% ना निकालने से बेटर क्या है, सीधे उसका 150% ही निकाल लेते हैं। आइए कर लिया, क्या हुआ, अब इसका डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 22.5 बटे 10, या जिसको हम लिख सकते हैं 2.25 रुपये। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये कॉस्ट प्राइस था सीपी और ये क्या गया सेलिंग प्राइस आ गया, यानी एक टॉफी हम 2.25 रुपये में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। कब, जब हमें 50% लाभ चाहिए। अब हमसे कहा था 90 रुपये में, 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ हम बेच लेंगे, तो बेच लेते हैं 90 रुपये में 2.25 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 90 रुपये में 2.25 से भाग कर देते हैं, तो भाग करने पर वैल्यू आएगी हमारी कितनी, लगभग कह सकते हैं 40। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी। चलिए उत्तर में क्या आया हमारा 40 आया है। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंपल सी बात थी कि हमको क्या करना, सबसे पहले एक टॉफी का मूल्य निकालिए, उसके बाद 50% उसका निकाल लीजिए, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी प्रॉफिट लेने पर हमको, और 90 रुपये में हम कितनी टॉफियाँ बेच सकते हैं, यह ज्ञात कर लीजिए, आपके काम सॉल्व। चलिए इसमें दिया हुआ है 10,640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3,724 ब्याज अर्जित करती है। बहुत ही सिंपल सवाल है, देख लेते हैं।
यहाँ पर हमको P की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10,640 रुपये। यहाँ पर हमको और क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%, ठीक है, कितना दिया हुआ है 5%। और क्या दिया हुआ है इसके साथ, और हमको दिया हुआ है ब्याज, हमने कितना इंटरेस्ट कमाया जिसको हम ब्याज कहते हैं, कितना हुआ है 3,724 रुपये। और हमको क्या करना है, टाइम। उम्मीद है कि ये सवाल आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार के लिए, ये देखिए ये पार्टनरशिप का सवाल है, ठीक है। पार्टनरशिप की अब तक हमको कितनी सवालें मिली, अभी नहीं मिली, ये पहली है। इसके बाद अभी एक और सवाल है पार्टनरशिप की। सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 तथा 90,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 होता है, ठीक है। ये सिंपल सा अभी तक तो सीधे प्रोसीजर चला कि तीनों ने मिलकर कुछ निवेश किया, उसके बाद उनको वर्ष के अंत में एक लाभ होता है, जैसा कि हर सवाल में होता है। लेकिन अब इसमें क्रिटिकल क्या है, थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है कि कुल लाभ का 30% उन्होंने चैरिटी कर दी, दान कर दिया, उसके बाद बचे हुए को अपने में बांट लिया। तो इसमें हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। चलिए देखिए इसमें क्या कौन है, पुनीत है, सुमित, रवि तथा पुनीत 45, 81, 90,000, ठीक है। सुमित, पुनीत तथा रवि कितना 45,000, 81,000 तथा 90,000, तीनों मिलकर इतना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तीनों ने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक चीज़ आप याद रखेंगे, फॉर्मूला जो हमारा था कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर हम टाइम का गुणा करें, क्या करें, उसमें अगर हम टाइम का गुणा करें तो जो हमारा प्रॉफिट है वह इसी रेशियो में, जो इनका रेशियो आता है, इसी रेशियो में क्या होता है, हमारा प्रॉफिट डिवाइड होता है। ये याद रखिएगा, ये जो हमारा प्रॉफिट होता है यह इन्वेस्टमेंट और टाइम के गुणनफल के जो रेशियो आते हैं उसी में डिवाइड होता है। उसको हमें अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं कैसे। देखिए अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या होगा, इन लोग का सब ने एक वर्ष के लिए निवेश किया है, यह देख लेते हैं। प्रॉफिट क्या हो जाएगा इनको, 45,000 रेशियो 81,000, या जिसको अनुपात भी कहते हैं हम, रेशियो 90,000, क्या हो जाएगा 90,000, क्या हो जाएगा 90,000। सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सब ने एक वर्ष के लिए निवेश किया था, तो अगर हम गुणे 1 लिखें या गुणे 12 लिखें, क्योंकि सारी वैल्यू कट जाने वाली है, तो उसको न भी लिखें तब भी काम चल जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 9 81, 9 10 में 90, यानी 5 रेशियो 9 रेशियो 10 इतना आया। अब लास्ट में हमको प्रॉफिट का और क्या हो रहा था, साल के अंत में टोटल 4800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हमने इसमें से 30% चैरिटी दे दी, यानी बचा कितना हमारा 70%। अब चैरिटी दी, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप चैरिटी निकालने बैठ जाइए, चैरिटी से आपको कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा 30% चैरिटी थी, चैरिटी को हटा दीजिए, क्योंकि हमको जो निवेश का हुआ है, जो हमें लाभ हुआ है उसको बांटना है, चैरिटी हमें नहीं बांटनी है। चैरिटी छोड़िए, सीधे उसका 70% निकाल लीजिए, याद रखिएगा। टाइम की हमें बचत करनी है, छोटी छोटी ध्यान पर हमें, छोटी छोटी चीज़ों को हमको क्या करना है, ध्यान देना पड़ेगा। चलिए करते हैं, गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, हो जाता है आपका 7 8 56, 7 चौक 28 5 33, 3,360 रुपये का हमको क्या आ गया यहाँ पर टोटल। चैरिटी निकालने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आया वो हमें 3,360 रुपये आया। अब हमारा रेशियो ये है, अब इसी रेशियो में इसको हम बांट लेते हैं, 3,360, 10 9 19 5 24। अब जिसका भी वैल्यू निकालनी थी इसमें, किसकी, सुमित की। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। आगे क्या है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी। याद रखिएगा हमेशा ऐसे सवालों में क्या होता है, जो आपका टाइम होगा या जो आपका समय होगा उसमें क्या होगा, उसमें गुणा होता है, लेकिन दूसरे हाथ पर अगर हम क्या करें, राशि पूछी गई है या कह सकते हैं राशि, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल। तो जो इसमें समय दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, समय 4 वर्षों में क्या हो रही है, 6 गुनी हो रही है। अब आगे क्या पूछा गया, कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी। तो 216 गुना होने के लिए कितना होना चाहिए, 6 के घाते 3 की वैल्यू क्या होती है, 216 होती है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 से क्या हो रहा है, 6 के घाते 3 हो जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा 4 में 3 का गुणा यानी 12 वर्षों में। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल में जितने की घात लगती है उतना ही टाइम में क्या होता है, गुणा होता है। ये आप शॉर्टली याद रखिएगा। आगे ये डेटा है, डेटा आपको दिया गया है कि ये कुछ वर्ष हैं और इसमें आपको क्या निकालना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य और असत्य कथन बताना है। दिए गए 5 वर्षों के लिए Y3 के लिए आयात अधिकतम है, यहाँ पर आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है, याद रखिएगा। अब देखिए ऐसे सवालों में हम करते क्या है, हम सीधे डेटा खोजने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमको कोई डेटा दिया ही नहीं हुआ, इसमें अनुपात दिया हुआ है। ये नहीं बताया गया कितना आयात है या कितना निर्यात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताया गया है, अनुपात बताया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए डेटा के जितने भी आपको इसके क्या कहते हैं DI के क्वेश्चन मिले, डेटा इंटरप्रिटेशन के, वहाँ पे आप क्या करिएगा, सबसे पहले सवालों को देखिएगा और उसके जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते जरूर हैं लेकिन उनको हम क्या करते हैं, एक तरह से गंभीरता से नहीं लेते हैं और सीधे प्रश्न पे आगे बढ़ जाते हैं और वहीं पर हम क्या कर देते हैं, प्रश्न को गलत कर देते हैं। प्रश्न को पढ़िए पहले गंभीरता से कि उसमें लिखा क्या हुआ है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो आपकी सवाल सही हो सकती है। ठीक है, आप जल्दीबाजी के चक्कर में माना आपने अपना समय बचाया लेकिन आपकी सवाल गलत हो गई तो समय बचाने का कोई भी फायदा आपको नहीं हुआ, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डेटा इनसफिशिएंसी का यानी आंकड़े पर्याप्त नहीं है ऐसा कह दिया जा सकता है। आगे चलते हैं, इसमें दिया हुआ है पीयू 60 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंतर में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो दौड़ रहा है। इस सवाल के लिए बात कर रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो दौड़ रहा है और 56 किलोमीटर को तय करना है। वो बीच में रुका है, मान लीजिए वो ना रुके तो कितना दूरी जाएगा, कितने समय में तय करेगा टोटल। अगर वह नहीं रुकता है तो वह कुल मिला के 7 घंटे में टोटल दूरी तय करता है। कितने घंटे में, 7 घंटे में। अगर वो नहीं रुकता है तो, और अगर वह रुक रहा है कितने के लिए, 5 मिनट में, हर 3 किलोमीटर पे 5 मिनट, हर 3 किलोमीटर पे 5 मिनट के लिए रुकता है। तो याद रखिएगा क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कितना, अगर वह 5-5 मिनट रुकेगा तो टोटल वह कुल मिला के 1.5 घंटे के लिए रुकता है। ये आप निकाल सकते हैं आसानी से इसके थ्रू, या इसके लिए फार्मूला भी होता है, आप इससे भी या कॉमन सेंस से भी आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो कुल मिला के कितने के लिए रुकेगा, 8 घंटे 30 मिनट के लिए रुकेगा। आगे हमको क्या दिया गया है, ये हमारी माध्यिका निकालनी है इसमें, जिसको हम माध्यक भी कहते हैं। माध्यक निकालना है, इसमें पूछा गया है दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यक क्या है। इसमें देखिए क्या करना है आपको, ये हमको पाई टेबल दिया हुआ है, इसमें हम माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने नंबर्स हैं उनको सबसे पहले जोड़ लेते हैं। कितने हैं इसमें, 3 1 4, यहाँ पे 1 हुआ, ये जोड़ने पर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 1 4 और 4 4 8, 8 2 10, 10 11 11 12 और ये कितना हो जाएगा 12 2 14। अब इस कंडीशन में टोटल वैल्यू हमारी कितनी आई, 14 14 प्लस 1 बटे 2 कितना आया, 7.5 आई वैल्यू, यानी 15 का बटा 2 यानी 7.5। अब 7.5 देखेंगे आप इसके बीच में से किस में पड़ रहा है, 7.5 यानी यहाँ पर पड़ेगा 4 के बाद और 8 के अंदर यहीं पड़ता है। इसके सामने वाला टेबल कौन है, 20, यानी 20 वाले टेबल में क्या है, इसकी माध्यिका है। 20 वाले टेबल में इसकी मीडियन या माध्यिका उपस्थित है। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी हुई है, आधार का व्यास दिया हुआ है, इसका आयतन आप आसानी से निकाल सकते हैं। भाई आपको ऊंचाई दे दी गई, आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आधार का व्यास दिया हुआ है तो d/2 करके आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। r की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू साफ साफ दी हुई है तो आप आयतन निकाल लेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे है आपका ये सिंप्लीफिकेशन। ये अगर आपसे नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपने पढ़ाई नहीं की है। तो आप पढ़ाई अगर किए होंगे तो सिंप्लीफिकेशन आप बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है, हम कभी कभी छोटी छोटी माइनर से मिस्टेक कर देते हैं। क्यों, जल्दीबाजी के चक्कर में। देखिए कोई भी सवाल अगर आपकी गलत होती है तो क्यों, क्योंकि हम जल्दीबाजी करते हैं। क्यों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर कर पाएँ। मान लीजिए हमारी थोड़ी सी एफिशिएंसी कम है, लेकिन अगर हम कम समय में एक्यूरेट क्वेश्चन करेंगे तो हमारी 2 चीज़ें होंगी, एक एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी, दूसरी चीज़ हमारी सवाल ही कम गलत होंगी। माना हमने 10 सवाल करना था लेकिन हमने कितने के 8 सवाल ही किए, 2 सवाल कम से कम हमारे क्या हुए, नहीं हुए, लेकिन 8 सवाल हमारे सही हुई। अब पता चला वही जल्दीबाजी के चक्कर में हम सवाल भी कम कर पाए और वो भी गलत हो गई। तो ऐसा करने से आप बचिएगा हमेशा।
आगे क्या है, आगे है x रेशियो y दिया हुआ है और z रेशियो y दिया हुआ है, यानी तीनों का x y z का अनुपात निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, x y z का अनुपात निकाल लेंगे और यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, x और रेशियो का, x और z का अनुपात आप आसानी से निकाल लेंगे। ये भी डेटा है, छोड़िए इसको। आगे क्या दिया हुआ है, ये सवाल देखिए, बढ़िया है। एक दुकानदार क्या करता है, 20% छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। दुकानदार क्या करता है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, उसने 20 की छूट दी, कितने हो गए, 80 रुपये हो गए। अब इसके बाद भी क्या करता है यार, 36% का लाभ कमाता है। कितना, 36% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो 80 का हम, अब 80 रुपये हमारा ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, अभी सीपी नहीं मिला है हमको। ये क्या है हमारा, यह मार्केटिंग प्राइस है, ठीक है। और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अभी हमें ज्ञात क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा 80 का 36% मत निकालिएगा, 80 का 36% मत निकालिएगा। ये क्या हो जाएगा, 80 × 100 बटा 136, यही हमारा क्या मिलेगा, सीपी मिलने वाला है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 दहा में 80, 17 यानी 1000 बटे 17 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आएगी सीपी की लगभग 58, ठीक है, 58 या 59 मान लीजिए, क्या हो जाएगी, 59 मान लेते हैं, पॉइंट में आएगी वैल्यू, तो 59 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा क्या गया, इसमें पूछा है कि ये जो आपका क्रय मूल्य है यह मार्केटिंग प्राइस से कितना प्रतिशत अधिक है, न कि ये इससे कितना प्रतिशत। अगर इसकी इससे अधिकता पूछेंगे तो हम सीधे बता देंगे क्या, कि यह इससे 41% अधिक है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये इससे कितना प्रतिशत, सॉरी हाँ, ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कितना आ रहा है, लगभग 41, ठीक है। तो 41/59 इंटू 100 कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा हमारा लगभग 70% आएगा। ये भी वैल्यू दशमलव में ही आएगी, याद रखिएगा। तो हम इसको एक्यूरेट या लगभग, सॉरी एक्यूरेट नहीं मानेंगे, लगभग अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे सिंप्लीफिकेशन है, ये भी औसत की सवाल है। 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत दिया हुआ है 38, इसमें x का मान क्या होगा, ठीक है, औसत है, आप आसानी से निकाल लेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो लाभ प्रतिशत कितना अधिक होगा। यहाँ पे भी ये भी सिंपल सवाल है। वस्तु का क्रय मूल्य, इस वस्तु के, ये CP हो गया, ये SP हो गया, ठीक है। SP कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो CP कितना हो जाएगा, 70, दोनों का डिफरेंस 30 हो जाएगा। तो हमको बताना है इसकी वैल्यू, 30/70 × 100 की वैल्यू, तो ये लगभग कितनी आएगी, 42.86। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है हमारा, वही है डेटा। आगे ये सवाल देखिए, AB से 25% कम है, 2B - A/A का वैल्यू निकालिए। ये भी सवाल सिंपल है, कैसे दिखाते हैं आपको। कहा है AB से 25% कम है, अगर 20 100 है तो A कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब A की वैल्यू इसमें 75 रखिए, B की वैल्यू 100 रखिए, सीधे आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चीज़ों का परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है जो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल को क्या करती है, सॉल्व करा सकती है, आसानी से हल करा सकती है। इसलिए आप परसेंटेज पर सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। ये क्या है, फिर से आ गई पार्टनरशिप की सवाल। A तथा B क्रम से 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। A 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा B 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ 21,125 रुपये होता है। तो B का हिस्सा कितना है, देख लीजिए। A और B की अगर हम बात करें, A रेशियो B की, इनके प्रॉफिट में, तो क्या हो जाएगा, 28,000 गुणे, अब देखिए हमने बताया था कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणा, तो A ने 8 महीने के लिए निवेश किया, 8 का गुणा कर देते हैं, और B ने 1 वर्ष के लिए यानी 12 महीने के लिए निवेश किया। तो हम 42,000 में किसका गुणा करेंगे, 12 का, 42,000 गुणे 12। अब इनको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारी जो भी रेशियो आएगा उसी रेशियो को हम इस पर 21,125 पे हम क्या करेंगे, इसी में हम इनको बांट लेंगे आसानी से। इससे हमें क्या मिल जाएगा, B का हिस्सा आसानी से मिल जाएगा। आगे वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है,
चलिए विकर्ण या डायगोनल जिसको हम कहते हैं क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, आर्म क्या हो जाएगी, 14/2 अब आर्म मिल गया तो एरिया भी हम निकाल सकते हैं, 14/2 गुणे 14/2 यानी 14 हम 196/2 का 2 गुणा यानी 2 कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए अकेले कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी एक दिन कार्य करते हैं तो ये पहले दिन कार्य करता है और बी तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। चलिए ए 40 से ए कितना 40 दिन में बना सकता है और बी कितने दिन में, बी बना सकता है 24 दिन में, दोनों मिलकर 120। अब इसकी इफिशियंसी ए की 3 और 24 की 5, 5 3 8 हो जाएगी टोटल इफिशियंसी। ठीक है, अगर हम इसको भाग दे दें 8 से तो कितना आएगा 15। अब लेकिन ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं यानी 8 की इफिशियंसी 2 दिन में लगेगी। तो यहाँ पर टोटल 15 दिन आया है, सीधे 2 का मल्टीप्लाई, उत्तर क्या आ गया 30 दिन। ठीक है, तो ये हमारा आज का पेपर हुआ, टोटल हमने 75 सवाल है देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी जल्दीबाजी की, क्यों, क्योंकि हमें 25 की 25 सवाल देखनी थी एक नज़र में। तो यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, सवालों को सॉल्व करने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। एनालिसिस का मतलब जैसे हमने इसमें देखा कि सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए कि सवालों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब हम सवालों को ध्यान से पढ़ लेते हैं पूरी गंभीरता के साथ तो हमें एक समझ विकसित हो जाती है क्या कि हमें किस आधार पर सवाल को सॉल्व करना है या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई हैं और क्या हमें उत्तर लाना है। कभी कभी क्या होता है हम जल्दीबाजी के चक्कर में उत्तर कुछ और लाना होता है, उत्तर कुछ और ला देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमें सबसे पहले सवालों को गंभीरता से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पेपर। तब अब मिलते हैं अगले पेपर में जो कि हमारी 12 फरवरी को शिफ्ट हुआ था, उसकी पहली शिफ्ट के साथ आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।